हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजनी क्लासरूम में। और आज के चैप्टर में आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 है और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा। इस वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छी तरह से समझिए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स टाइप कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट्स को क्लियर करें और आपके डाउट्स को पूरी तरह से सॉल्व करके आपको पक्का सॉल्यूशन दें। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ प्रोसेस। सो कॉन्स्टेंटली एग्जिबिट्स द फंक्शन ऑफ द मेंटेनेंस एंड द रिपेयर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस हमारे लिविंग के लिए जो भी मेंटेनेंस, लाइफ को मेंटेनेंस के लिए या उसके रिपेयर करने के लिए जो भी फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस की प्रोसेस को ही हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लाइक हमारे मेंटेनेंस एंड रिपेयर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। अब डाइजेशन, हम खाना खाते हैं, वो डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती हैं, वो सारी लाइफ प्रोसेस के अंदर आती हैं। रेस्पिरेशन, हम सांस अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, लंग्स में जाती है हमारे ऑक्सीजन, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज करती है, तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स के अंदर पहुंच जाता है, तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इनटेक ऑफ फूड, देन इट डाइजेशन इन द बॉडी इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स गेन करता है, अपने फूड को इनटेक करता है और इसका डाइजेशन करता है बॉडी के अंदर, तो ये न्यूट्रिशन होता है। सामान्यतः आसपास की चीज़ों से ही हम अपना खाना खाते हैं। प्लांट्स, पौधे होते हैं, जो भी होते हैं, सनलाइट होती है, आसपास की गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, उनसे अपना खाना बनाते हैं। और जो हार्बीवोरस है वो आसपास के प्लांट्स को खा के न्यूट्रिशन गेन करते हैं। जो कार्निवोरस होते हैं वो हार्बीवोरस या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स को खा के न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ह्यूमन बींग्स आसपास के पौधे खाते हैं और मीट भी खाते हैं, तो हम भी आसपास के एनवायरनमेंट से ही न्यूट्रिशन गेन करते हैं, फूड खाते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अपनी बॉडी में हमारे कोई चोट लग जाती है तो उसकी हीलिंग करते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं या फिर हमारे कोई कट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? इसको फ्रूट्स खाने को दीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रूट से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी से हमारी बॉडी हील होती है। तो न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट and intake the food and then digestion in the body this process is known as nutrition. There are two types of nutrition. Nutrition दो टाइप के होते हैं, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition होता है, इसे self sufficient for the food, इसको autotrophic nutrition बोलते हैं। और heterotrophic होता है dependent on the other organisms for food, इसको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हम डिटेल में जानेंगे आगे। फिलहाल आप ये याद कीजिए कि न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड अनदर वन इज़ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो नीड न्यूट्रिशन ज़रूरी क्यों? वाई न्यूट्रिशंस आर सो essential for us? Why we need nutrition? So organism need energy to perform various activities. The energies is supplied by the nutrients. Organisms need various raw material for the growth and repair. These raw materials are provided by the nutrients. So क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन सबको अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़, रनिंग हो, गैसिंग हो या फिर कोई भी एक्टिविटी उसको करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और ऑर्गेनिजम्स नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर देयर ग्रोथ एंड रिपेयर। अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वो क्या होगा? हेल्थी होगा,
और उसके अंदर कोई बीमारियां नहीं होंगी, वो कमज़ोर नहीं होगा। और आपने देखा भी होगा कि अगर हम कंपेयर करें, कोई वीक कोई बच्चा है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बच्चा है, तो स्ट्रॉन्ग बच्चे को बीमारियां कम होती हैं, और वीक बच्चा है वो जल्दी से बीमारी को रिकवर भी नहीं कर पाता। तो हमें बॉडी ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट्स के थ्रू। द ऑर्गेनिज्म नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। द एनर्जी सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। द रॉ मटेरियल इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रिएंट्स। तो क्लियर हो गया बच्चों? अब न्यूट्रिएंट्स हम बार बार सुनते आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वो मटेरियल्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स आर द मेन न्यूट्रिएंट्स। इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द मिनरल्स एंड विटामिन्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, हेंस दे आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो बॉडी के लिए कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इनमें आते हैं मिनरल्स, आते हैं विटामिन्स, आते हैं। मिनरल्स हमारा आयरन, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, मिनरल्स which required by the organism for their growth, repair and maintaining life process. These are called micronutrients. So again, अगर हम modes of nutrition के ऊपर आएँ, तो there are two modes of nutrition. First one is autotrophic nutrition, second one is heterotropic nutrition. So let's talk about the autotrophic nutrition. So autotrophic nutrition क्या होता है? The mode of nutrition in which an organism prepares its own food is called autotrophic nutrition. वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वो मोड जिस मोड के अंदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, उसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके नाम से ही समझ लीजिए, अब ऑटो माने खुद, अपने आप चलने वाला। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। अब इसका एग्जांपल हो गया ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी। ये सब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड होकर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, न्यूट्रिशन प्रिपेयर करते हैं और अपने लिए यूज़ करते हैं। अब इस डायग्राम से समझें तो आप भी एग्ज़ाम्स में ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। इसकी अलग वैल्यू होती है, आपके एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है। तो दे आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ ट्रॉप्स, यानी कि अपने आप फीड करने वाले, सेल्फ फीड करने वाले। इसका अगर सिंपल एग्जाम्पल समझें, इसमें क्या होता है कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, आइदर लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी, उसको सिंथेसिस फूड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। मतलब कि इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोसेस होती है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जैसे प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ फंगीज होती हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होती हैं। हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है? हेटेरोट्रॉप्स में क्या होता है? ऑब्टेन्स एनर्जी थ्रू इनटेक एंड डाइजेशन। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो खाते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से एनर्जी गेन करते हैं। लाइक ह्यूमंस, मशरूम्स, चीता हो गया और बहुत सारे टाइप के जितने भी ऑर्गेनिज्म हो गए, स्पाइडर्स हो गई हैं, ये सब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है। The organisms which carry out the autotrophic nutrition are called the autotrophs. जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो एक सिंपल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अगर हम समझें, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर होता क्या है? जो हमारा CO2 होता है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं,
एक मिनट। जो CO2 होता है, CO2 मीन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जब ये क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट साइड में क्या बनाते हैं, C6H12O6। इसे हम शुगर्स या ग्लूकोज भी बोलते हैं, और साथ में हमें मिलता है ऑक्सीजन। ये फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे रिएक्टेंट साइड में CO2 और H2O होते हैं, जो सनलाइट्स और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज जिसे हम शुगर भी बोलते हैं वो बनाते हैं, साथ में वो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है। सो इस तरह क्या होता है कि हवा में ऑक्सीजन आ जाती है और फूड अपना खाना शुगर के फॉर्म में वो प्लांट्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं और उसको डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ ज़रूरत होती है प्लांट्स में वहाँ तक पहुँचाते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड इट्स प्रोसेस by which autotrophs intake CO2 and H2O and convert these carbohydrates in the presence of chlorophyll। अब क्या होता है कि ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो CO2 और H2O को इनटेक करते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इनको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर चेंज कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो याद रहेगा बच्चों, सिंपल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऑटोट्रॉप्स के अंदर होती है जिसमें CO2 और H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एक सिंपल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अगर समझें तो ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बीच का ये डायग्राम है। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी की सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। सनलाइट का यूज़ करके प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जनरेट बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सिंथेसिस देयर ओवन फूड इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये ऑटोट्रॉप्स हो गए, ये ऑटोट्रॉप के अंदर आते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स को अगर कोई दूसरा जानवर खा रहा है या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इस चीज़ की अपने खाने के लिए इन ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हेटेरोट्रॉप, यानी कि वो खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। मतलब ग्रीन प्लांट्स अपने फूड के लिए डायरेक्ट डिपेंड है सनलाइट के ऊपर, और जो हेटेरोट्रॉप्स हैं वो अपने न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं ऑटोट्रॉप से। दिस काइंड ये एक टाइप की लाइफ साइकिल है, लाइफ प्रोसेस है। अगर प्लांट्स की बात करें, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी which in form of carbon dioxide and water। इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, वो अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। सनलाइट्स प्रोवाइड एनर्जी, सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है, और उस एनर्जी के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलते हैं एज अ रॉ मटेरियल क्लोरोप्लास्ट के अंदर, फूड उनका तैयार हो जाता है। तो फूड कहाँ पर बनता है, कहाँ पर होता है, ये सब चीज़ जितनी भी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो जितना भी सिंथेसिस है फूड है, ये सब ऑटोट्रॉप्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट सेल्स लीव्स के अंदर होती है। तो लीव्स के अंदर क्या होता है, सन के एनर्जी मिलती है, रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलते हैं, सनलाइट मिलती है, तब फूड सिंथेसिस होता है प्लांट्स का, और फिर हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O ब्रेक होके C6H12O6 बनाते हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज photosynthesis. During this process, solar energy is converted into chemical energy and carbohydrates are formed.
तो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, इसके अंदर क्या होता है, सोलर एनर्जी होती है, वो लीव्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और साथ ही के साथ कार्बोहाइड्रेट्स बनती हैं। द ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सारी की सारी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, वो ग्रीन लीव्स के अंदर होती है। द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट्स कंटेन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। इसे हम ग्रीन पिगमेंट्स बोलते हैं, जो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। द whole process of photosynthesis can be shown in the following equation। तो हम सब ने अभी पीछे प्रीवियसली जो इक्वेशन पढ़ी है फोटोसिंथेसिस की, वो सेम है C6, जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड में हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O होते हैं, जो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन के फॉर्म में जनरेट करते हैं। तो ये एक सिंपल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जो ऑटोट्रॉप्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है। इसके लिए जो मेन एलिमेंट्स हैं वो चाहिए हमें सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, लीव्स के अंदर होता है। तो लीव्स के अंदर जब रॉ मटेरियल्स CO2 H2O मिलते हैं, और दो कंडीशन उस वक्त होनी चाहिए, सन एनर्जी एंड क्लोरोफिल, तो हमें C6H12O6 मिलता है। साथ ही के साथ ऑक्सीजन जनरेट होती है जो हवा में रिलीज़ कर दी जाती है लीव्स के द्वारा। और ये रिलीज़ कैसे की जाती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की बात करें तो ये एक सिंपल फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर C6H12O6 प्लस O2 बना रही है। तो दो कंडीशंस इसके अंदर होनी चाहिए, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है सनलाइट। दूसरा चाहिए हमें क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से क्या होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, और ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। CO2 एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन। CO2 होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, स्टोमेटा। ये एक नया टर्म है। स्टोमेटा क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। वाटर चाहिए होता है, और वाटर मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आर टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर चाहिए होता है। वाटर सिंपली कहाँ से मिलता है, रूट्स के थ्रू मिलता है। रूट एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से वाटर, साथ ही के साथ जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब करती है रूट के थ्रू। तो क्या चार मटेरियल्स टोटल चाहिए होते हैं, सबसे पहले सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2। और CO2 कहाँ से मिलता है प्लांट्स को, CO2 मिलता है स्टोमेटा के थ्रू जो लीव्स के अंदर होता है, और साथ ही के साथ जो बाय प्रोडक्ट है O2 वो रिलीज़ कहाँ से होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। और चौथा इंपॉर्टेंट नेसेसरी प्रोडक्ट्स ये होता है हमें वाटर। वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर हमें मिलता है रूट से। प्लांट एब्जॉर्ब कहाँ से करता है, रूट से। हाउ डू रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट। वाटर कम फ्रॉम द सॉइल थ्रू द जाइलम टिश्यू इन द रूट्स एंड स्टेम। वाटर कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं, और जो रूट्स होते हैं उसके अंदर कौन सा टिश्यू होता है, जाइलम। जाइलम टिश्यू और फाइलम टिश्यू हम 9th क्लास के अंदर पढ़े थे। आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही के साथ मैं इसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। तो मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर एंटर करता है, और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी स्टोमेटा के थ्रू ही इन्वायरमेंट में रिलीज़ की जाती है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड ऑल द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज हैपनिंग इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, ये होता है लीव्स के अंदर। तो लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और इस ग्रीन पिगमेंट का काम क्या होता है, ये सनलाइट की जो एनर्जी होती है, उसे सोलर एनर्जी होती है, उसे एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
तो मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ द फूड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, साथ ही के साथ ये क्लोरोफिल होता है वो दूसरा काम ये करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, अब ये CO2 को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर चेंज कर देता है। सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल विच लीड्स टू द स्प्रेडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब क्लोरोफिल की वजह से ही जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर में स्प्लिट हो जाता है। द हाइड्रोजन रिलीज बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो H2O से जो हाइड्रोजन एटम है वो रिलीज़ हुआ था, वो रिस्पॉन्सिबल होता है CO2 प्लस CO2 का रिएक्शन कराने के लिए हाइड्रोजन के साथ। अब ये जब एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल है जब CO2 के साथ रिएक्ट होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बना देता है। ऑक्सीजन क्या होता है इस फोटोसिंथेसिस का एक बाय प्रोडक्ट बनता है, साथ ही के साथ जो वाटर से रिलीज़ हुआ था, वाटर के ब्रेकडाउन से जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम हुए थे अलग अलग हुए थे, तो जो ऑक्सीजन अलग हुआ था वो एक गैसेस फॉर्म में बनता है जो स्टोमेटा के थ्रू बाहर चला जाता है, और जो हाइड्रोजन का एटम था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स इज subsequently converted into starch and then stored in the leaves and other storage part। अब जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में लीव्स के अंदर बना था वो लीव्स के अंदर स्टोर होता है, और जहाँ ज़रूरी पार्ट्स हैं जहाँ पर स्टोर करना होता है कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को, जो स्वीट पार्ट्स होते हैं लाइक फ्रूट्स हो गया या फिर रूट्स में कई जगह जैसे बहुत सारे रूट्स होते हैं जिनको खाया जा सकता है, लाइक आप स्वीट पोटैटो की लीव्स हो, इन जहाँ पर भी ज़रूरत होती है स्टार्च की उन पार्ट्स में जाके ये स्टोर हो जाता है प्लांट्स के। तो ये एक प्रोसेस है। स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इज़ ड्यू टू द लाइट रिएक्शन। अब जो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो H2 और O2 के अंदर जो ब्रेक डाउन होता है इनका, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट एनर्जी की वजह से इन दोनों का ब्रेक डाउन होता है। तो अब इतनी कहानी के बीच में एक हमारे पास एक नया टर्म आया है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा, दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ स्टेम थ्रू विच द गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन ओकर। तो स्टोमेटा एक छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो एपिडर्मिस साइड में होते हैं लीव्स के, जनरली बॉटम साइड्स में होते हैं लीव्स के। तो इसके स्टोमेटा का काम क्या है? इससे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है बाहर लीव्स से, इन्वायरमेंट के अंदर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इनटेक की जाती है प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो सबसे पहला मेन फंक्शंस है वो है गैसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो इस जो O2 और CO2 गैसेस होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं स्टोमेटा के थ्रू। और सेकंड इसका फंक्शन है लॉसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो जो एक्सेस वाटर है, जो वाटर वेपर्स हैं, उनको भी ये रिलीज़ करता है थ्रू स्टोमेटा के थ्रू ही वाटर वेपर्स इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर पत्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। पत्तियाँ ज़्यादा होती हैं तो हर पत्ती के ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा सेल्स होते हैं जो डिफरेंट लार्ज अमाउंट में वो वाटर वेपर्स जनरेट करते हैं, जिसके वजह से इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं उससे गैसेस एक्सचेंज होती हैं और वाटर वेपर्स रिलीज़ होता है
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन होता है जब लिक्विड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में अपने जो उनके अंदर जो कैनल्स होते हैं उनके थ्रू डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वो ट्रांसफ़र होता है, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स आर कंट्रोल्ड बाय द टर्जिडिटी। टर्जिडिटी होती है स्वेलिंग ड्यू टू द हाई फ्लूइड कंटेन, या फिर फूलना किसी भी चीज़ का, जैसे किशमिश होती है उसे हम पानी में डालते हैं तो मतलब कुछ टाइम बाद वो फूल जाती है। तो जो इसी तरह जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है स्टोमेटा की, ये टर्जिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, गार्ड सेल की टर्जिडिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। गार्ड सेल जितनी ज़्यादा स्वेलन होंगी ड्यू टू द हाई फ्लूइड कंटेंट, उतनी उतना ही उसका असर होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के ऊपर। किसके ऊपर असर होगा? स्टोमेटा सेल्स के ऊपर। स्टोमेटा सेल्स की जो गार्ड सेल्स हैं वो जितनी ज़्यादा फूली हुई होंगी, स्वेलन होंगी, उतनी ही ज़्यादा वो उनके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग का फंक्शन होगा। व्हेन गार्ड सेल अपटेक वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल दे स्वेल। जब गार्ड सेल्स होती हैं स्टोमेटा की, जब वो आसपास के सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो वो टर्जिड हो जाती हैं, वो फूल जाती हैं, विच इनलार्ज द पोर्स इन बिटवीन। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, स्टोमेटा के पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं। जब पानी गार्ड सेल्स होती हैं वो आसपास की सेल से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो गार्ड सेल्स फूल जाती हैं, स्वेलन हो जाती हैं, जिसकी वजह से पोर्स ओपन हो जाते हैं। व्हेन वाटर इज रिलीज्ड थ्रू द पोर्स ऑफ स्टोमेटा सेल्स दे बिकम फ्लैसिड एंड श्रिंकिंग। तो क्या होता है कि जब गार्ड सेल्स फूल जाती हैं तो उनके अंदर लिक्विड स्टोर हो जाता है, तो पोर ओपन हो जाते हैं स्टोमेटा के, जिसकी वजह से सारा का सारा लिक्विड बाहर रिलीज़ हो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। और लिक्विड रिलीज़ होने की वजह से गार्ड सेल श्रिंक होनी शुरू हो जाती हैं और वो पोर्स होता है स्टोमेटा का वो क्लोज होना शुरू हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोलते हैं। अब देखिए ये ओपन स्टोमेटा है, ये साइड में ये गार्ड सेल्स लगे हुए हैं। जब गार्ड सेल्स आसपास की सेल से जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोर्स है, बीच में जो पोर है, ये जो बीच में पोर नज़र आ रहा है आपको स्टोमेटा ओपनिंग का सेंटर के अंदर, ये पोर ओपन हो जाता है और सारा का सारा ये वाटर मॉलिक्यूल से बाहर आ जाते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं। और ये क्लोज जब सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल्स है या एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाता है तो क्या होता है कि ये श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं गार्ड सेल्स, जिसकी वजह से ये पोर्स क्लोज हो जाते हैं। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल्स द वाटर वेपर रिलीज इन द एनवायरनमेंट एंड it also responsible for the absorption of carbon dioxide from the environment to the leaves. Significance of the photosynthesis. Photosynthesis is the main way through which the solar energy is made available for the different living beings. Photosynthesis वो मेन ज़रिया है जिसके थ्रू सोलर एनर्जी डिफरेंट लिविंग बींग्स के लिए ज़रूरी होती है। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड इन द इकोसिस्टम। ग्रीन प्लांट्स फूड का एक ज़रिया है इकोसिस्टम के अंदर और ये एक मेन प्रोड्यूसर हैं फूड्स के। अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्निवोरस क्या खाएंगे, कार्निवोरस नहीं होंगे तो हर्बीवोरस क्या खाएंगे, इससे कि सारी फूड चेन ही वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स फॉर द फूड। अब सारे के सारे एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। या तो वो ग्रीन प्लांट्स को डायरेक्ट खाते हैं या फिर उन जानवरों को खाते हैं जो हार्बीवोरस होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड हैं। द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस आल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन इन द एयर। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो हवा के अंदर ऑक्सीजन नहीं आएगी, हवा के अंदर ऑक्सीजन नहीं आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो हवा के इन्वायरमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन ही हो सकता है कि ऑक्सीजन ही अवेलेबल ना हो। तो सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सांस ले सकते हैं। प्लांट्स होंगे तो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन होगी तो हम सब जिंदा होंगे। अब दूसरा आता है heterotrophic nutrition. Heterotrophic mode of nutrition in which organisms take food from other organisms is called as heterotrophic nutrition. Organisms other than green plants and the blue-green algae follow the heterotrophic mode of nutrition. जितने भी organisms हो गए प्लांट्स को छोड़कर या ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर, ये सब heterotrophic mode of nutrition का यूज़ करते हैं। heterotrophic nutrition can be further divided into 3 types. heterotrophic nutritions होते हैं वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं: saprohytic nutrition, saprophytic nutrition, holozoic nutrition and parasitic nutrition. Saprophytic nutrition वो न्यूट्रिशन होता है in which organism secretes the digestive juice on the food. The food is digested while it is still to be ingested. The digestive food is then ingested by the organism. All the decomposer follow the saprophytic nutrition. Some insects like housefly also follow the mode of nutrition. तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, एक टाइप का डाइजेस्टिव जूस होता है, वो दूसरे फूड के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फूड होता है डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस डाइजेस्टेड फूड को जूस को पीना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। जो जितने भी फंगस हो गए या फिर जो भी डिके प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं वो सब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। और कुछ हाउस फ्लाइज भी होते हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट्स हाउस फ्लाइज हो गई हैं, ये भी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का यूज़ करती हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, द डाइजेशन हैपन्स इनसाइड the body of an organisms after food ingested. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, डाइजेशन कब होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को इंजेस्टेड कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है, और इस प्रोसेस को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाए। जितने भी सारे जानवर हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। इवन हम खाने को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, चबाते हैं, और उस खाने का यूज़ करके हम न्यूट्रिशन गेन करते हैं। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को लगता है, और जो इनडाइजेस्टेड फूड है वो हम एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और एक थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर, वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिजम्स विच लिव्स इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच वी कॉल होस्ट and derives nutrition from it. It is known as parasites, and this type of mode of nutrition is called parasite mode of nutrition. The example is Cuscusta, tick, etc. बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने फूड के लिए किसी जानवर के दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर या उसके आउटसाइड डिपेंड होते हैं। और ऐसे जानवर जिनके ऊपर वो डिपेंड है अपने फूड के लिए, उसको होस्ट बोला जाता है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इसका एग्जांपल्स हो गया लीक क्या करती है, लीक किसी भी ऑर्गेनिजम्स होता है उसके बॉडी पर बैठ जाती है, उसका खून चूसती है, और उसी से वो अपने आप को फीड करती है। मच्छर हो गया, मच्छर क्या करता है, मॉस्किटो होता है, सिंपल हमारा खून पीता है। मच्छर क्या करता है, सिंपल हमारा खून पीता है और हमारे खून से वो न्यूट्रिशन गेन करता है। इसी तरह से टीक होती है, टीक माने लीक होती है, जो बालों में जुएँ होते हैं, या फिर जो आपने कभी कभी जानवरों के अंदर देखा होगा कीड़े से होते हैं जो फूले से, जैसे डॉग्स वगैरह के कानों में या फिर उनकी बॉडी पर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे जानवरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसे वो होस्ट बोलते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा प्लांट्स के ऊपर ग्रीन कलर की येलो कलर की वाइन्स होती हैं, बहुत सारी बेलें सी लटकी होती है, जिसे हिंदी में अमरबेल बोला जाता है, इंग्लिश में कसकस्टा बोला जाता है। वो अपना खाना खुद नहीं बनाती हैं, जिस भी प्लांट्स के ऊपर वो स्प्रेड हो जाती हैं, उसी प्लांट्स का वो न्यूट्रिशन गेन करती रहती हैं, उसी प्लांट्स का न्यूट्रिशन वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करती रहती हैं।
और इस तरह वो फूड के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होती हैं। इस टाइप के मोड को हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। और इसका एक दूसरा एग्जांपल है टैपवार्म। टैपवार्म हमारे क्या होता है, इंसान जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानवर होते हैं, कैटल वगैरह, इनके पेट में एक वर्म होता है और वो चुपचाप इंटेस्टाइन के अंदर बैठा होता है। जो भी जानवर खाना खाता है वो डायरेक्टली न्यूट्रिशन, जो पैरासिट उनके पेट में बैठा हुआ है वो अपना न्यूट्रिशन जानवर जो खाना खाता है उससे लेता रहता है, उसी के अंदर ग्रोथ होता रहता है और इसको और उसी से ही अपने आप को ग्रोथ करता रहता है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होकर न्यूट्रिशन गेन करें, उनको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। अब अमेबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? अमेबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमें पता है कि अमेबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एक सेल होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अंदर क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन ऑफ द फूड फॉलो आफ्टर द इंजेशन। सबसे पहले क्या काम होता है, इसमें फूड का इंजेशन होता है। अमेबा फूड के पास आता है, अमेबा फूड के पास आता है और उसको चारों तरफ से कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद क्या होता है, वो इंजेक्शन कर लेता है, उसके बाद वो डाइजेशन करना शुरू कर देता है। द डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। होलोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हैपेंस in 5 steps. Why ingestion? First one step is ingestion, second one is digestion, third one is egestion, and fourth one is assimilation, and fifth one is absorption. So these are the 5 steps through which the holozoic nutrition happens. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशंस की। इंजेशंस क्या होते हैं? द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। किसी भी फूड को इनटेक करने का प्रोसेस होता है, उसे इंजेशन बोलते हैं। सेकेंड वन इज डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सब्सटेंस into simple molecules are called digestion. Simple molecule thus obtained can be absorbed by the body. तो डाइजेशन क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं, इनको सिंपल फूड सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करना, इसको डाइजेशन बोला जाता है। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड था वो जब बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसे एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। और फोर्थ वन इज एसिमुलेशन। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमुलेशन। तो एसिमुलेशन का प्रोसेस क्या है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एनर्जी के लिए यूज़ करें और ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए यूज़ किया जाए, उसे एसिमुलेशन बोला जाता है। इजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशंस। इजेशन का मतलब जितना भी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बॉडी के बाहर जब थ्रो किया जाता है, उसे इजेशंस बोला जाता है। तो अमेबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द अमेबा कीप द प्रोडक्टिंग इनटू द सीडोपोडिया। तो अमेबा क्या होता है, अपने सीडोपोडिया जनरेट कर लेता है और फूड को इनटेक कर लेता है, इंजेक्शन कर लेता है। द अमेबा सराउंड्स द फूड पार्टिकल्स विद द सीडोपोडिया एंड मेक अ फूड वैक्यूल। तो क्या करता है, वो चारों तरफ से फूड को कवर करके एक फूड का कैप्सूल सा बना लेता है। द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड पार्टिकल्स एंड वाटर। और जो फूड वैक्यूल होता है, जो फूड पार्टिकल होता है, उसके साथ वाटर भी होता है। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल एंड द डाइजेशन टेक प्लेस। अब क्या होता है, जब चारों तरफ से उसने घेर लिया अपने फूड पार्टिकल को, तो उसके अंदर एक एंजाइम को जनरेट करता है, एंजाइम को उसके ऊपर डालता है, एंजाइम को जनरेट करता है, जिससे फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड वैल्यूल। अब फूड वैल्यूल के अंदर क्या होता है, तो फूड वैल्यूल के अंदर जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो फूड अमेबा की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सेल मेम्ब्रेन के पास आके
एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं कि अमेबा के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस हुआ, होलोजोइक न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो पार्ट 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड अमेबा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ इंतज़ार कीजिए, हम जल्दी लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट का जो टॉपिक होगा वो होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो हम कवर करने जाएंगे। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन साइकिल कैसे होती है और एक्सक्रीशन साइकिल कैसे होती है उसे हम जानेंगे। साथ ही के साथ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हार्ट का फंक्शन, वो भी हम जानेंगे कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है। और पार्ट 3 हम ज़रूर इसके बाद लेके आएंगे जो कंटिन्यूसली चलेगा, जिसके अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम जानेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही के साथ बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाइए। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम अपने आने वाले वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाएं और आपको एक गुड क्वालिटी का वीडियो बनाकर दें और जिसमें आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सपोर्ट करें हमें। थैंक यू।